ओके, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। लास्ट के वीडियो में हमने महाराष्ट्र पीसीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए थे, जो कि एक रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है। और इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे स्टेट पीसीएस की एनालिसिस करी है, यूपीएससी के पेपर्स की एनालिसिस की है। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारा रिपीटेड पैटर्न होता है। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके हमारी समग्र बैच है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बैच है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेट एंड अदर थिंग्स। तो ये पेपर्स कवर्ड है, इनमें बहुत सारे पेपर्स कवर्ड है। इंडिया का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो स्किप्ड है। और इसी के अलावा आप देखो तो एनसीईआरटीज़ वगैरह बहुत डिटेल में कवर्ड है। तो ये नंबर है जिनसे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं अगर आप सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप सीडीएस या डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी सूर्य बैच है, और उनसे भी काफ़ी सारे रैंकर्स और टॉपर्स आए हुए हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है, देन आगे एक्सप्लेनेशन में बढ़ना है। तो इसमें कह रहे हैं, देखिए 3 स्टेटमेंट है, पहले आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। देखो पहला कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नवंबर 1946 में गठित होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरा कह रहा है जो कैबिनेट मिशन है ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। तीसरा क्रिप्स प्रपोजल मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करा था। अगर आपको याद हो तो लास्ट के लेक्चर में ही हमने हिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर क्रिप्स प्रपोजल पे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, राइट। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था उसी क्रिप्स प्रपोजल वाली टॉपिक के अंदर, क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल पे बहुत सारे सवाल आए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और इसके रेफरेंस में हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये HCS में पूछा गया है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट करा क्योंकि कांग्रेस डोमिनेंट स्टेटस से कन्विंस नहीं थी। जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे डोमिनेंट स्टेटस, उस चीज़ से कांग्रेस कन्विंस नहीं थी। दूसरा कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करा क्योंकि जो पाकिस्तान की इनडायरेक्ट डिमांड थी वो इस प्रपोजल में शामिल थी। दोस्तों ये बात सही है कि कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्रिप्स को, क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका था। डोमिनेंट स्टेटस में तो ओवरऑल अथॉरिटी क्वीन के पास ही रहेगी ना, बट ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये हो जाता है सही। दूसरा कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करा, नहीं, गलत। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं करा था क्रिप्स प्रपोजल को, और रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की डिमांड रख रही थी वो क्रिप्स प्रपोजल में डायरेक्टली मेंशन नहीं था। तो इस हिसाब से पहला सही है पर दूसरा गलत है, तो आंसर ऑप्शन सी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तीसरा जो कह रहे हैं ना कि क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करा था, ये हो जाता है गलत। तो सी अगर गलत है, हमसे इन्होंने पूछा है करेक्ट, है ना। तो सी हटा दो। ऑल का मतलब भी A, B, C तीनों शामिल है, तो सी हट गया, सी हट गया, यहाँ भी सी हट गया। सो आंसर ऑप्शन 1, ओनली A एंड B। तो एलिमिनेशन से बहुत आसानी से आंसर निकल जा रहा है। बाकी देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं कि नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनती है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो ये तो हर स्टूडेंट को पता है ना कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आती है, और इसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होती है। और इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त में 1946 में, और पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को। पहली मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर को। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होता है। दूसरा कह रहे हैं कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को। देखो मुस्लिम लीग ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी थी, एक हिंदू के लिए एक मुस्लिम के लिए। कैबिनेट मिशन प्लान ने इसे रिजेक्ट कर दिया, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी फॉर द होल ऑफ इंडिया। सो इस हिसाब से आंसर इज 1, ओनली A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आपसे 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको उसके बेस पे आंसर करना है, करेक्ट बताना है। पहला कह रहे हैं एक पर्सन जो ऑफिस होल्ड करते हैं या जिन्होंने ऑफिस होल्ड करा है प्रेसिडेंट का, सेल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा वो जब तक काउंसिल स्टेट का मेंबर नहीं बन जाता तब तक वो क्वालिफाइड नहीं होगा प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो काउंसिल स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा। तो क्या राज्यसभा का मेंबर बनने की नीड है? तो देखो ये हमने पढ़ा है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, आर्टिकल 58 आप पढ़ोगे तो इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? पहली बात तो ये कि भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए।
तो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने की बात है, ना कि राज्यसभा के। इसका रीजन भी आप जानते हो, बताने की नीड नहीं है। लोकसभा का मतलब है जनता वाले डायरेक्ट हाउस, है ना। और पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। तो ये बात आप जानती हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं धारण करना है उन्हें। और अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ इन्होंने 57 में एलिजिबिलिटी की भी बात करी है कि एक पर्सन जिन्होंने ऑफिस को होल्ड करा है या अभी वो प्रेजेंटली होल्ड कर रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए। तो सारी बातों के मद्देनज़र आप ये समझ सकते हैं कि पहला सही है, क्योंकि वो दोबारा एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। बट ये जो बात इन्होंने कही ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं बल्कि हाउस ऑफ द पीपल आएगा, लोकसभा की बात की जा रही है। तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी आंसर इज 1 ओनली ए, क्योंकि इन्होंने करेक्ट पूछा है। तो इस तरह के सवाल पीवाईक्यू में भी पूछ रखे हैं, आप देख सकते हो। सीडीएस में देखो इन्होंने पूछा, 4 ऑप्शन दिए हैं और नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। दूसरा, पार्लियामेंट अगर चाहे बाय लॉ तो वो प्रेसिडेंट के फंक्शन को अदर अथॉरिटीज़ में कन्फर कर सकती है। तीसरा ये कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इलेक्ट होते हैं बाय एन इलेक्टोरल मेंबर कॉलेज, जिसमें सारे मेंबर होंगे पार्लियामेंट के और सारे मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के। और चौथा तो ये कि एक पर्सन जिन्होंने प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करा है वो री एलिजिबल के लिए या सेकेंड टर्म के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखो नॉट करेक्ट बताना है ना, ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला जो कह रहे हैं ना कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाय लॉ कॉन्फर कर सकती है फंक्शन को ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट, सही बात है। तीसरा ये कह रहे हैं सारे ही इलेक्टेड मेंबर होंगे, गलत है ना। कई बार हमने पढ़ा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ अन इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें सारे मेंबर होंगे पार्लियामेंट के और सारे मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि इलेक्टोरल मेंबर तो होंगे डेफिनेटली, बट पार्लियामेंट के सारे मेंबर नहीं होंगे बल्कि केवल इलेक्टेड मेंबर होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से सी गलत है, हमें गलत ही बताना था। और ये आप जानते हो कि बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बहुत ईजिली हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ऑब्वियसली सेकेंड टर्म के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। देखो देन ये भी पूछा था इन्होंने, तो अगर हम डी स्टेटमेंट प्रिपेयर करके जाते हैं ना तो कर सकते हैं हम। और यहाँ कह रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर जो है सेल नॉट बी इलेक्शन एज द एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट, यानी यूनियन मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरा ये कि जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड एमपीज़ और यूटीज़ और स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से इलेक्ट होते हैं। तीसरा ये कि इलेक्टोरल कॉलेज में लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर शामिल नहीं होते हैं। और चौथा ये कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे अगेन नॉट करेक्ट बताना है, सीडीएस का ही क्वेश्चन है। तो डी सही है, ये सी भी सही है, इलेक्टेड मेंबर इंक्लूड नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। काउंसिल क्यों शामिल होगी, काउंसिल तो सारे स्टेट में है ही नहीं ना, तो इस वजह से ये सही है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है इलेक्टेड एमपीज और लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, ये भी सही है। यूनियन मिनिस्टर सेल नॉट बी एलिजिबल, ये बात गलत है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर डेफिनेटली प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग ले सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो अगर आप इन 2 सवालों को करके जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रेजेंट के ऊपर 60-70 सवाल है, बट हमने बैच में कवर करा, यहाँ पे वो पूरी वीडियो ही अलग से बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहा है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं, 42nd, 44, 73 या 74। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने पंचायत के बारे में और लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये पीवाईक्यू भी है, देखो सिविल सर्विस में पूछा गया था मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में 2011 में। पहला कह रही है कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को जो कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के उन्हें तैयार करने का काम करती है। तीसरा तो ये कि इनके पास सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के। देखो सोल का मतलब क्या होता है, अलोन, इकलौती, सिर्फ इन्हीं के पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो प्लानिंग से स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करें। तो ये बात गलत है। जो एमपीसी है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, ये केवल प्रिपेयर करती है और रिकमेंड करती है प्लान को। जो इम्प्लीमेंट करने का काम है ये म्यूनसिपैलिटीज़ करते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ करती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एमपीसी खुद नहीं करती। तो 3 गलत है और पहला सही है, तो ए एंड बी इसका आंसर बनता है, यानी 1 और 2। ये कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते ही हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल जो है ये रहा, आर्टिकल 243 ZE है, ये ZE, ठीक है, याद रखना 243 ZE। और इसी के अंदर बात की गई है मेट्रोपॉलिटन
प्लानिंग कमेटी की, और ये इंसर्ट की गई है बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, क्योंकि ये पार्ट 9 में है जो कि डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ। तो म्यूनसिपैलिटीज जब जोड़ा गया है पार्ट 9 में अमेंडमेंट करके 74th अमेंडमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर के प्रोविजन भी अमेंडमेंट करके ही जोड़े गए होंगे। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी जो है वो अमेंडमेंट करके ही जोड़ी गई है। और दूसरा जो कह रहे हैं ना, ड्राफ्ट डेवलपमेंट का काम करती है। हाँ, 243ZE के अकॉर्डिंग जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्रिपेयर करेगी फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसका आंसर क्या, ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने तो स्टेटमेंट भी नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इन्होंने फैक्चुअली ही पूछा है। तो आंसर इसका डी है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। कौन सा बताना, इनकरेक्ट पेयर बताना है। पहला कह रहा है स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दूसरा एडवाइजरी कमेटी वल्लभ भाई पटेल, तीसरा सेंट्रल राइट्स कमेटी जेबी कृपलानी, और चौथा फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे सवाल पहले ही पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, बट यहाँ बस मैंने एक क्वेश्चन लगाया जो डायरेक्ट PYQ का रेफरेंस होता है। 5 स्टेटमेंट है, करेक्टली बताना है। HCS का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है बट आप कर लोगे। देखो पहला और दूसरा स्वैप्ड है। लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन है मोटूरी सत्यनारायण जी, और यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन है जवाहरलाल नेहरू जी। बाकी माइनॉरिटी कमेटी हरिंद्र कुमार मुखर्जी सही है। फंडामेंटल राइट्स कमेटी जेबी कृपलानी जी हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनके चेयरपर्सन है। तो इस हिसाब से 3rd 4th 5 सही है, तो ओनली 3 पेयर इज द करेक्ट आंसर। यार पैरिंग वाले सवालों में एक दिक्कत है, आप देखना मोस्टली क्वेश्चन अगर 5 स्टेटमेंट है तो 3 सही होते हैं, अगर 4 हैं तो 2 सही होते हैं मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि तुक्केबाजी चलानी है, बट आई गेस ये थोड़ा कहीं ना कहीं डिफॉर्म्ड हो जाता है। मान लो कि इन्होंने ये सोचा कि ये गलत है, ये गलत है और ये 3 सही है, तो उनको भी मार्क्स मिल गए ना, बट उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। राइट, आई होप आप समझ पा रहे हो, बट हम क्या ही कर सकते हैं, तो कमीशन क्वेश्चन बनाती है, जस्ट आई टोल्ड द रेफरेंस। तो आंसर इसका 3 4 5 है। तो अगर हमें ये पता है कि माइनॉरिटीज़ कमेटी जो है वो HC मुखर्जी हैं, और फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी, और फंडामेंटल राइट पे जो एडवाइजरी कमेटी है ये वल्लभ भाई पटेल जी। तो पहला कह रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी, और एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल राइट्स कमेटी, और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी आप जानते हो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एडवाइजरी कमेटी वल्लभ भाई पटेल है जैसा कि यहाँ पढ़ रहे हो, है ना, और सेंट्रल राइट्स कमेटी जेबी कृपलानी। आई गेस ये जो C है ना ये गलत है, और जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ये भी आप पढ़ सकते हो, फंडामेंटल राइट्स जेबी कृपलानी है, तो D भी गलत है। अगर आपके पास लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना कि D गलत है, तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बल्कि यहाँ देखो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी वल्लभ भाई पटेल जी है। अगर आपको ये पता है तो D गलत है, गलत है यानी ये बताना है हमें गलत, तो ये या तो 2 होगा आंसर या फिर 3 होगा, यानी ये गया और ये भी गया। अब बस B और C में चेक करना है, तो B और C में एडवाइजरी कमेटी अगर पता है तो ठीक, नहीं पता तो सेंट्रल राइट्स कमेटी, 2 में से कोई एक भी पता हो तो काम बन जाएगा। तो एडवाइजरी कमेटी पूछते हैं, ये देखो इन्होंने पूछा है एडवाइजरी कमेटी वल्लभ भाई पटेल है ना, तो एडवाइजरी कमेटी जब वल्लभ भाई पटेल है यानी B सही है। तो B सही है तो सही तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या बचा 3 C and D। तो एलिमिनेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। अगर ये आपके सवाल गलत हो रहे हैं तो आपको फिर से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की नीड है, या तो आप बैच ज्वाइन कर लो, या फिर आप बुक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, या फिर आप हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, है ना। कैसे भी करके आपको अपना पॉलिटी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि ये ईजी क्वेश्चंस होते हैं। PYQs थोरोली कर लो, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन PYQs हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। हिस्ट्री के भी थे, पॉलिटी के भी ऑलमोस्ट है, सारे का मतलब 90% ही होता है, बट एक आध सवाल बाहर रह सकते हैं, बट ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज है ना। अगर इनके क्वेश्चन हम ठीक कर लें तो बहुत ही ईजिली हम क्लियर कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ आपको। ये सब कई बार पूछ रखा है, स्टीयरिंग कमेटी वगैरह बताने की नीड नहीं है, कमिटीज़ के ऊपर अलग से ही हमने एक वीडियो बनाई है। तो ये देखो समग्र बैच की ही फाइल है कमेटी के ऊपर, है ना। इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो मेजर कमिटीज़ हैं ये, देन इसके बाद देखो सारी कमिटीज़ के नाम आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी हो गई, माइनॉरिटीज सब कमेटी हो गई, है ना, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। अब इन्हें याद कैसे रखोगे, तो देखो स्टीयरिंग कमेटी है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मेजर कमिटीज़ तो खैर आपको याद होने ही चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी याद रखना इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, है ना, बहुत बार वल्लभ भाई पटेल जी, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए ना, लेकिन कमेटी अलग चीज़ होती है ना, और जिम्मा संभालते हैं अलग लोग, ऐसा भी हो सकता है।
फिर ये माइनर कमेटीज़ हैं, और माइनर कमेटीज़ में ही आपको हाउस कमेटी दिख जाएगा जिसके चेयरमैन पट्टाभी सीतारमैया है, ये याद रखना। और क्रीडेंशियल्स कमेटी के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अभी देखना ये भी पूछ रखा है। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के एस वाराधाचारी जी हैं। और जो कमिटीज़ हैं ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके जो चेयरमैन है वो जीवी मावलंकर जी हैं। माइनर कमिटीज़ भी पूछते हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आप देखो इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह, मतलब हमने ड्राफ्टिंग कमेटी भी कवर करा। फिर ये देखो PYQs, पहला इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछा था, दूसरा इन्होंने ड्राफ्ट के बारे में, फिर आप देखो ड्राफ्ट कमेटी के बारे में बहुत सवाल हैं। देन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के बारे में क्वेश्चन था। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही है कि कब क्या फ्रेम हुआ। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में था। फिर ये देखो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, कई बार इन्होंने पूछ रखा है इस सवाल को। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे, ये वाला सवाल देखो, मैंने कहा ना बैच में कवर करा हमने। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर ये देखो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है, सिविल सर्विसेज का भी PYQ है। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, तो डायरेक्ट पूछते हैं ये फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, तो JB कृपलानी याद रखना है ना। और स्टेट्स कमेटी मैंने आपसे कहा ना पूछ सकते हैं ये, देखो इन्होंने पूछा था JKPSC में। और इसके बाद देखो RAS में पूछा था स्टीयरिंग, फंडामेंटल, यूनियन पावर, ड्राफ्टिंग। तो ऐसे सारे सवाल इकट्ठे कर लेने से बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। तो इसकी बात हम करते हैं फिलहाल। तो आंसर तो हमारा आ ही चुका है। और स्टीयरिंग कमेटी आपको पता ही है, बाकी चीज़ें तो हाँ ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो फाइनेंस एंड स्टाफ वाला है, क्रीडेंशियल्स वाला ये याद रखना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। हाउस कमेटी के पट्टाभी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के डॉक्टर KM मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के GV मावलंकर, और एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के S वाराधाचारी। जस्ट अ सेकेंड, और मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखाता हूँ क्योंकि दो सवाल पूछ लिए गए कमेटी के ऊपर। और हाँ ये क्वेश्चन देखो, पट्टाभी सीतारमैया जी किन कमेटी के चेयरमैन थे, है ना। हाउस कमेटी, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब ये तो प्राइमा फेसिया बहुत ही टफ क्वेश्चन लगता है, बट अगर हम इन्हें प्रिपेयर कर लेना तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अब ये आप पढ़ लो, है ना, किन के चेयरमैन है ये, पट्टाभी सीतारमैया जी हाउस कमेटी के। तो हाउस कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी A तो आएगा आंसर में। अगर A आएगा तो ये दोनों तो गए, अब बस B और D में चेक करना है। तो B और D में अगर हम देखें तो कह रहे हैं एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो जो एडहॉक कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट पे, उनके चेयरमैन S वाराधाचारी जी थे। तो S वाराधाचारी जी थे, यानी D तो आंसर में होगा नहीं क्योंकि उन्होंने पूछा किनके चेयरमैन थे, तो D भी हट गया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन 1 ओनली A एंड B। तो लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से भी आप ऐसे टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस के ये दो चेयरमैन थे पट्टाभी सीतारमैया जी, इन दो कमेटीज़ के। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, तो आई गेस एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और यहाँ इन्होंने नहीं दे रखा है तो मैं अलग से बता देता हूँ। जो सिटीजनशिप पे एडहॉक कमेटी थी उनके चेयरमैन कौन थे, उनके चेयरमैन जो है वो S वाराधाचारी। तो दोनों के ही थे, ठीक है, C और D दोनों के ही S वाराधाचारी जी थे। और एक और याद रख लेना ये वाला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस की कमेटी के चेयरमैन कौन थे, GV मावलंकर जी। ठीक है, ये एक याद रख लेना बस, बाकी कर ही लोगे आप ऐसे क्वेश्चंस। तो ये हो गई कमेटी वाली बात। अब ये देख लो आप, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट वाला बताना है। पहला कह रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट इन विच एंटर्स अपॉन द ऑफिस। और दूसरा ये कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किन्हें, प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। और तीसरा ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। यानी लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया, मेजोरिटी से पास किया गया, देन काउंसिल ऑफ स्टेट में जाकर अप्रूव हुआ। यार वाइस प्रेसिडेंट तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं ना राज्यसभा के होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के होते हैं। तो ये फिर हटाने वाला, रिमूवल वाला प्रोसेस लोकसभा में क्यों लाया जाएगा। तो C गलत है, ये हट गया, ये हट गया। हमारे पास बचा A और A एंड B। तो B में आप जानते हो वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इस हिसाब से जो B है वो सही है। तो आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन 4 ओनली A एंड B। कई बार पूछ रखा है इन्होंने, ये देख लो आप, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इनटू, तो कैन बी मूव्ड इनटू राज्यसभा अलोन, है ना, ऑप्शन D। फिर ये देखो
नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं प्रेजेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। तीसरा जो कैग होते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इन्हें प्रेसिडेंट की तरह ही रिमूव किया जाता है। और चौथा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये अपना ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सब उल्टा पुल्टा दे रखा है, बस 2 सही है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, तो सेकंड सही है। हमें नॉट करेक्ट बताना है, यानी जो गलत नहीं है, तो 2 जो है वो गलत नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? हमें क्या बताना है, जस्ट अ सेकंड, नॉट करेक्ट है ना, कौन सा सही नहीं है, गलत है, गलत वाला बताना है। तो 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, और सेकंड सही है। बाकी देख लेते हैं। देखो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद कैग जो है इन्हें किस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है? तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जाता है। कई बार ये हमने पढ़ा है, बहुत बार पूछा भी गया है ना, 148 to 151। देन चौथा कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये अपने ऑफिस से रिजाइन करते हैं, तो ये रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। तो इस हिसाब से तीनों गलत है। कौन कौन सा? 1, 3 और 4, बस 2 सही है। तो सिर्फ PYQ आप करके जा रहे हो तो ये बातें आपको क्लियर हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव किए जाते हैं बाय राज्यसभा, और जो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो इसका प्रोसेस आप ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो किस तरह से होता है। देखो रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा ओनली इन राज्यसभा, नॉट इन लोकसभा, और मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी राज्यसभा में। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, यानी राज्यसभा के दादन मेंबर्स की मेजोरिटी, और जो रेजोल्यूशन है ये एग्री किया जाना चाहिए टू द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। तो मेन खेल जो है वो राज्यसभा में ही देखने को मिल रहा है, राज्यसभा ही इनिशिएट कर रही है, लोकसभा को बस एग्री करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं इनकरेक्ट आपको बताना है ना। पहला कहा जा रहा है 335 रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा अगर कोई ग्रांट्स है तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बेनिफिट में देखने को मिलेगा, एजुकेशन इन फाइनेंशियल ईयर ऑन द 31 मार्च 1948। और इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट, तो मतलब पहले 3 सालों तक ये देखने को मिल रहा है, और इस तरह से ये दिए जाएंगे। हर सक्सीडिंग पीरियड में हम देख रहे हैं 3 साल तक जो ग्रांट्स है ये 10% से कम होंगे। देन दैट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये आपको बताना है। अगर हम देखें क्या पहला, क्योंकि पहला फैक्चुअल है ना तो इसे टारगेट करना आसान है। 335 के बारे में सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आया था 2023 में, ये आप पढ़ सकते हैं। पहले इन्होंने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कुछ जजमेंट्स में ये कहा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं अंडर आर्टिकल 16(4) ये लिमिटेड की मतलब लिमिटेड होगा बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा कह रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसे डिफाइन करता है हमारा आर्टिकल, इसे डिफाइन तो नहीं करता है, तो दूसरा गलत है, बट पहला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में ये डेफिनेटली एग्री करा है कि जो आर्टिकल 16(4) है ये लिमिटेड होगा बाय आर्टिकल 335 ताकि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे सी करेक्ट है। इसके बाद अगर आप आर्टिकल 335 पढ़ोगे बेयर एक्ट का, तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्लेम की बात करी, वही जो 64 को लेके बात थी, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, यहाँ पढ़ सकते हो, है ना। बट यहाँ इन्होंने 336 में ये कहा है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लेकर बात है, तो 336 में बात है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, 335 में नहीं, तो ए हो जाता है गलत। हमें गलत बताना है, यानी या तो आंसर 1 होगा या फिर 4 होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। तो तीनों तो वो गलत जनरली नहीं बनाते हैं, बट हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को, यानी फिर भी एलिमिनेशन बहुत अच्छे से काम करा है, 50% हमारा काम हो चुका है। दूसरा कह रहा है कि ग्रांट्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बेनिफिट को लेकर, और तो ये 31 मार्च 1948 से लेकर आप देखो तो द सेम सेल बी गिवन फॉर द फर्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट। तो ये सही है कि ये कई बार हमने पढ़ा भी है इस तरह के स्टेटमेंट्स। और उसके बाद जो कह रहे हैं ना चौथा कि तीसरा मतलब जो हर एक सक्सीडिंग पीरियड में हर 3 साल के बाद 3 साल के गैप में जो ग्रांट्स है अगर वो 10% से कम है फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी अगेन उसे बढ़ाया जा सकता है, ये कह रहे हैं। तो बी और सी सही है, हमें गलत बताना है, सो आंसर इज ऑप्शन 1 ओनली ए। ठीक है, आर्टिकल 337 ही अगर आप पढ़ोगे ना, चलते हैं वापस पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ो ये आप पढ़ लो ध्यान से। 337 में ही ये बात की गई, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट द सेम ग्रांट्स इफ एनी शैल बी मेड बाय द यूनियन एंड बाय ईच स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। समझ आ गई बात? तो द ग्रांट शैल बी रिड्यूस बाय 10% ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड।
तो ये बात खास तौर से देखने को मिलती है। और इसके अलावा 337 में ही आप पढ़ो तो यहाँ इन्होंने वो बात भी कह दी है जो सेकंड स्टेटमेंट में थी कि अगर कोई ग्रांट्स है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए तो ये प्रॉपर डेट के साथ चीज़ें मेंशन है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सेकंड और थर्ड जो है वो सही है बट पहला गलत है। तो PYQ भी काम कर रहे हैं, बेयर एक्ट भी काम कर रहा है, अलग से कोई सोर्स रेफर करने की नीड इन क्वेश्चंस में नहीं दिखाई पड़ती। 1 to 4 पूछ रहे हैं तो 1 to 4 आप जानते ही हो, यूनियन एंड टेरिटरी से डील करता है। फंडामेंटल राइट से पार्ट 3 डील करता है, इन्होंने पार्ट 1 का पूछा है। अबाउट द जस्टिस ये भी नहीं, रिगार्डिंग ड्यूटीज ये तो 4A है। तो यानी कुल मिलाकर के आप बात ये समझ पा रहे हो, पार्ट से भी क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था पार्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं, इस बार भी पार्ट और आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको बताना है उन स्टेट्स के बारे में जिनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला अंडर आर्टिकल 371 और उनका कोई सब आर्टिकल भी नहीं है, तो विदाउट वाले बताने हैं। देखो 371 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमने एनालिसिस भी की थी इसकी। सेकेंड ये देखो आप, लास्ट मंथ क्वेश्चन था ना CDS का, हाँ CDS की एनालिसिस हमने की थी 2025 की। APTP में क्वेश्चन था, देन उसके बाद ये पूछा गया था, ये देखो आप 371, 371A, 371B, 371I, बहुत सारे सवाल आते हैं 371 के ऊपर, अभी रिसेंट में ही पूछे गए। फिर आप ये देखो 371 में कौन सा स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है, किसे, मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। देन यहाँ इन्होंने पूछा 371J, तो हैदराबाद और कर्नाटक से डील करता है। देन इन्होंने पूछा है पहले भी कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मणिपुर के लिए, तो 371C है। देन इसके बाद ये देखो 371B के लिए CDS में क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि असम को लेके स्पेशल स्टेटस। फिर जम्मू कश्मीर PCS में पूछा गया। तो आप कुल मिलाकर के ये समझ पा रहे हो ना कि हर स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है, राइट। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए, इसे मैंने आपको ट्रिक बना करके भी याद करवाया है बेयर एक्ट के माध्यम से। अगर आप सिविल सर्विसेज का 2005 का ये PYQ कर लेते हो ना, 371A से लेके 371I जो है, ये नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनके डिमांड के लिए, इनके रीजनल डिमांड के लिए है। तो हिसाब से आप देखो तो नागालैंड है ना, ये देखो नागालैंड है, असम है, मणिपुर है ना, सिक्किम है, और इसी के अलावा आंध्र प्रदेश है, मिजोरम, नागालैंड वगैरह है। बट यहाँ इन्होंने त्रिपुरा और झारखंड का जिक्र नहीं किया है, तो आंसर इज ऑप्शन 4। तो मेरे को लगता है ये PYQ का रेफरेंस लेकर भी बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं स्टेट PCS में, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। वैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कमेंट में बताना, आसान सवाल है, PYQ आप कर लोगे, कमेंट करके बताना मेरे को आंसर। नेक्स्ट आप ये देखो, फर्स्ट लोक अदालत कैंप आफ्टर इंडिपेंडेंस। लोक अदालत पे बहुत सवाल हमने करे थे लास्ट के लेक्चर में, बट ये जो क्वेश्चन है ना लोक अदालत वाला, ये आप देखो, ये हमने करंट अफेयर में ही पढ़ा था, है ना। करंट अफेयर हमने ज़्यादा कवर नहीं करा था बैच में, बट रेलेवेंट वाले कवर करे थे। तो लोक अदालत देखो इन्होंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत हेल्ड करा 75 ईयर के बाद, तो ये चर्चा में था, है ना, क्योंकि 75 साल पूरे हो गए ना। तो स्टेट्यूटरी स्टेटस मिला अंडर लीगल सर्विसेज एक्ट, ये तो पता ही होगा। उसके बाद फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन होते हैं, ये बात याद रखना। और इसके अलावा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैंडल करते हैं, एक्सीडेंट क्लेम को, लैंड एक्विजिशन केसेस वगैरह को। और जो पहला लोक अदालत है ये 1982 में जूनागढ़ गुजरात में हेल्ड हुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्ट करा है कि लीगल एड प्रिजनर के लिए भी हों, तो इस तरह से फ्री लीगल एड को इंश्योर किया जा रहा है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आंसर जो है गुजरात है, सो आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 के 24 जनवरी को कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए गए बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, दूसरा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, और राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। पहले भी कई बार पूछे गए हैं कि नेशनल एंथम जो है वो अडॉप्ट कब किया गया, उनका हिंदी वर्जन कब अडॉप्ट किया गया। ये भी पूछा है इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगस्त में हमारा देश आज़ाद होता है, तो उससे एक महीने पहले, क्योंकि हमें फ्लैग तो चाहिए ना आज़ादी से पहले, तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन प्लानिंग कर करके ये नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 को। तो इस हिसाब से ये कह रहे हैं नेशनल फ्लैग वाली बात, तो ये हो जाता है गलत। तो अगर ए गलत है तो ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, सो आंसर इज 4, B, C एंड D। तो एलिमिनेशन यहाँ भी काम कर रहा है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करना, ये तीनों काम 24 जनवरी 1950 को होते हैं, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन 4। बाकी ये तो आप समझ ही गए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 24 जनवरी 1950, आंसर इज ऑप्शन C।
24 जनवरी 1950। ना ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। गुलेटन के बारे में पूछ रहे हैं, गुलेटन का क्या मीनिंग है इंडियन बजट प्रोसेस में। पहला कह रहे हैं कि टैक्स को बढ़ाना, रेजिंग टैक्सेस, ताकि गवर्नमेंट की डेफिसिट को फिल किया जाए। दूसरा ये कि बजटरी डिमांड को ग्रांट्स के लिए फॉर रिमेनिंग बजटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट टू वोट विदाउट फर्दर डिस्कशन, यानी जो भी डिमांड फॉर ग्रांट के लिए प्रोविजंस हैं उन्हें बिना डिस्कशन किए वोट में डाल दिया जाए, वोट के लिए रख दिया जाए। और तीसरा ये कि रिजर्व बैंक का सपोर्ट हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। और चौथा ये कि जो पार्लियामेंट का रिजेक्शन हो बजट के एंड में। देखो गुलेटन जो है ना, इस तरह से ये एक हथियार होता था और इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। या पढ़ सकते हो, गुलेटन जो है ये मेथड था ऑफ एग्जीक्यूशन टू बी स्विफ्ट, पेनलेस एंड इक्वल फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस। यानी एग्जीक्यूशन का ये तरीका था और डॉक्टर जोसेफ गुलेटन ने इसे प्रपोज करा और ये सिंबल बन गया राइन ऑफ टेरर का। आतंक का काल जब चल रहा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तब इसी से एग्जीक्यूट किया जा रहा था लोगों को। और इसी के साथ ही मास एग्जीक्यूशन का पीरियड था जिसमें लुइस 16 को भी इसी के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया था और मैरी अंतोनेट को। और इनिशियली तो ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म था यहाँ पर इक्वालिटी के लिए, लेकिन बाद में ये खतरे का एक सिंबल बन जाता है। तो ये जो टर्म है ना गुलेटन, कहाँ से आया कि डिस्कशन अब नहीं होगा, डायरेक्टली वोट के लिए डाल दिया जाए। बाकी इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें लगता है सेकंड और थर्ड को स्वैप कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर पीसीएस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। जैसे ही पेपर हुआ उसी दिन हमने एनालिसिस करी लास्ट 3-4 सालों की। सेकंड का जो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट है ना, देखो कंपार्टमेंट का मतलब क्या है, एक इस तरह से जो भी लेंदी बिल हैं उनके जो क्लोजेज हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है पार्ट बना करके, है ना, कंप्लीट इस तरह से ग्रुपिंग कर दी जाती है। और इसके बाद वो डिबेट का मुद्दा बन जाता है ना, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डिबेट। और उसके बाद डिबेट में पार्ट एज अ होल एंड इंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। तो कुल मिलाकर के समझ आ गई आपको बात, इस डिबेट में एज अ होल कवर किया जाता है और कंप्लीट को ही जो ग्रुपिंग की गई उसे ही वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है। तो ये होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब ये है। और कंगारू क्लोजर क्या है? कंगारू क्लोजर का मतलब है केवल इंपॉर्टेंट, जैसे कंगारू इस तरह से चलती है ना फुदक करके, तो उस तरह से इंपॉर्टेंट क्लोज को डिबेट के लिए रखा जाए और फॉर वोटिंग के लिए, और इंटरवीनिंग क्लोज को स्किप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, स्किप कर दिया जाए। जब हम रिवीजन करते हैं तो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर देते हैं, उस तरह से ही होता है कंगारू क्लोजर। बाकी सिंपल क्लोजर तो वही है, व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैज़ बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड बी नाउ पुट टू वोट, यानी किसी बात पे इनफ डिस्कशन हो गया है, अब इसकी वोटिंग कर दी जानी चाहिए, वो होता है सिंपल क्लोजर। और ग्लूटन क्लोजर तो मैंने आपको बता ही दिया। सो आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये बैच की डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर आप अपने राय अथवा सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।